probably 209 से 216 तक आई बिलीव आपने सब कर लिए होंगे। उसमें से 2 पेजेस मैंने खुद भी रीड कर लिए थे, 2 केस सिनेरियोज। तो इज देयर एनी स्टूडेंट जिसने खुद रीडिंग की, कुछ किया, मजीद कुछ, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, कोई सवाल, अगर कुछ, अगर रीडिंग अगर तो की है तो किसी भी केस सिनेरियो के अंदर कोई क्वेश्चन हो सो पूछ लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 216 एक्सटर्नल रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। अभी किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि मैम आज क्लास है। यार अब आप लोगों को जवाब दे बंदा व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप पे कर लो, ज़्यादा बेहतर है। पर्सनल मैसेजेस, आई डोंट नो हु दिस स्टूडेंट इज, इट्स प्रॉब्ली, आई डोंट नो, एनीवेज ओके मैम, चले जाए जो भी है। ओके, एक्सटर्नल रेगुलेशंस को मैं थोड़ा सा इसको पिक्चर को बिग कर देती हूँ। इज इट रीडेबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन बेटा? इंशाल या देयर आर अदर स्टूडेंट्स? हादिया, इंशाल, नईम, नूर खान, आप लोगों ने बेटा रीड किया था कल पेज नंबर 216 तक तमाम तर स्टूडेंट्स थे, यानी ये 2 की हेडिंग से पहले पहले तक का जो भी था वो आपके अंडरस्टैंडिंग्स थे, इलस्ट्रेशंस थे, केस सिनेरियोस थे डिफरेंट जगहों के। तो डिड यू हैड अ चांस टू रीड देम? प्लीज आंसर कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों को कोई काम दिया जा रहा है। अब बेटा टाइम नहीं है, जिन बच्चों ने भी एग्जाम देना है तो मेरे ख्याल से तो उनकी तो लास्ट क्लास है, तो उनसे, और मोस्ट ऑफ देम लाइक 4-5 ऑफ देम आई नो आर सिटिंग इन द पेपर। सो इवन इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे बी सेक्शन के तो सारे स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, बट वहां यहाँ पर मुझे 2 ही बच्चे नजर आ रहे होते हैं। आई डोंट नो, खैर उनकी अपनी मर्जी है, क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, एक्सटर्नल रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले, एज मेंशन्ड अर्लियर इन द चैप्टर, वन ऑफ द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इज टू एक्ट एज अ रेगुलेटर। गवर्नमेंट जो है वो एज अ रेगुलेटरी बॉडी एक्ट कर रही होती है। अच्छा जी, थैंक यू इंशाल, इट्स गुड। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि रीड कर लिया होगा और सब क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है समझ में आ गया आपके। चलें, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो हमने पहले भी बात की थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो मतलब पूरे स्टेट की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि तमाम इनफ्लोज आउटफ्लोज ऑफ कैश, यानी बैंक के अंदर जितनी भी मॉनेटरी चीजें होंगी वो लुकअप करेगी, वो रेगुलेट करेगी इन द स्टेट। Regulation is one of the government interference as it is required to ensure that needs of stakeholders can be met and that business act in the public interest. देखिए जी, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई स्टेक होल्डर होता है जिसका डायरेक्ट या कनेक्टेड स्टेक होल्डर हो सकता है, ठीक है। एज वेल एज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को रेगुलेशन करना है। रेगुलेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट किसी तरह तरीके से मदाखलत करेगी काम के फ्लो के अंदर, क्योंकि वहां पर नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स को भी गवर्नमेंट को नजर में रखना है, एज वेल एज पब्लिक का इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को नजर में रखना है, ठीक है। रेगुलेशंस इन पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, the government wants to encourage competition in the market. Competition drives down prices, encourages firms to be efficient with the use of resources and improve quality. गवर्नमेंट, कंपटीशन क्या होता है कि एक मार्केट में मोनोपोली ना हो। मोनोपोली का मतलब होता है ओनली वन प्रोवाइडर। नाउ गवर्नमेंट encourages competition, that there should be more manufacturer of the same product, and उससे होता क्या है कि when there are more manufacturer for the same product, the price comes down and quality gets improved. हमेशा याद रखिए, कंपटीशन से बेसिकली प्राइस नीचे आ जाता है और आपकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेगुलेशन of externalities. Externalities are cost or benefits of production experienced by society but not by the
producers and consumers themselves. सोसाइटी एक्सटर्नल चीजों से फायदा उठा सकती है, एक्सटर्नैलिटी से, बट जो प्रोड्यूसर होता है या जो कंज्यूमर होता है वो उसको इस चीज से कोई फायदा नहीं होता है। अब यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी है, बट लेट मी थिंक ऑफ समथिंग जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है बट कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हो रहा है। कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा है बट सोसाइटी को फायदा हो रहा है। एजुकेशन, मेडिकल एड्स, ठीक है, मेडिकल एड्स या मेडिकल फैसिलिटीज जो है आप कह लें, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल बनाने वाले को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल के ओनर को तो प्रॉफिटेबिलिटी एक हद तक आ रही है, बट उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी की वेलबींग के लिए फायदा हो रहा है, लोग फायदा उठा रहे हैं। कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, उसके अलावा भी मतलब अभी आप ये देख लें, इवन जो आपके यस हु हो गई, हु से केस को फायदा हो रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है। इस तरह से जितने भी चैरिटेबल प्लेसेस हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, तो उन उससे लोगों को सोसाइटी, इवन पार्क्स आई मीन बनाना, या आपकी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लें तो उनमें जितनी भी है, तो प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करके। प्रोड्यूसर बेसिकली गवर्नमेंट एक तरीके से वे होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। सो इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को? आई एम हैविंग अ बैड सिवियर साइनस वो, बट आई वाज नॉट इन अ पोजीशन। आज मेरे चैप्टर खत्म करना था, आप लोगों से कल वादा किया हुआ है। एनीवेज ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपका टेस्ट 7, अंडरस्टैंडिंग 7 और अंडरस्टैंडिंग 8 जो है वो मैं स्किप कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग 9 भी हमने स्किप कर दी, एंड वी आर ऑन टू पेज नंबर 218, इंटरनेशनल रेगुलेशंस के ऊपर आ गए हैं हम। ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंडिंग 7 स्किप की, 8 स्किप की, 9 स्किप की, और हम अब यहां आ गए हैं 2.3 इंटरनेशनल रेगुलेशंस। ठीक है, यूएस सर्बिनेस-ऑक्सली एक्ट 2002, ये अब यूएस के रेगुलेशन के, इंटरनेशनल रेगुलेशन बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में हमने ना सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने तो किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन लेट्स जस्ट डिस्कस, क्योंकि कंटेंट के अंदर डाला गया है तो उसको एक दफा स्किम कर लेते हैं। द एम ऑफ द एक्ट इज टू स्टॉप क्रिएटिव अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर अकाउंटेंसी साइकिल के ऊपर देखें, हम हमेशा रेगुलेशन बॉडी जो भी बना रहे होते हैं उसका बेसिकली पैसों से लेना देना, पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, इस पूरी चीज को मॉनिटर करने पे कंट्रोल होता है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज कॉर्पोरेट स्कैंडल, एग्जाम्पल एनरॉन एंड वर्ल्ड कॉम। अच्छा, एक स्कैंडल बना था एनरॉन एंड वर्ल्ड कॉम का, और उन्होंने अपने आप को लॉस में दिखाया था, और पूरा एक इसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर जाकर के आप आगे भी रीड कर सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट दिखाया था, whereas the situation was actually different, in order to get escape from टैक्स पे नहीं करना पड़े, या कुछ उनका एक वो था केस सिनेरियो आपको मिल जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल। अभी जाहिर सी बात है मुझे एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स याद भी नहीं है एग्जैक्टली, बट स्टिल देयर वाज एन स्कैंडल। उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट दिखाया था, एंड एज फार एज आई रिमेंबर बेसिकली टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, और फिर उन्होंने उसको बैंकरप्ट दिखा करके बेच भी दिया था, हालांकि कुछ चीजें उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे डाले, देयर वाज एन स्कैंडल, कुछ चीजें ट्रांसफर कर दी थी अपने आप को बैंकरप्ट दिखा के, बिल्कुल लॉस में दिखा कर अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टीज एंड सारी चीजें रख दी थी, व्हिच वाज एक्चुअली पकड़ा गया था, उनकी वाइफ के नाम पे बहुत सारी चीजें निकली थी। दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। ठीक है, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द नॉन यूएस कंपनी अनलेस दे आर रजिस्टर्ड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज द लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा, कोई कंपनी जब तक यूएस से के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी और उनके स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होगी, उससे यूएस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज लाइक इन पाकिस्तान एज वेल, नॉट ओनली इन यूएस। अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ से एनटीएल लेकर हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एंटर होगी, रजिस्टर्ड होगी, तब पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसकी प्रोसेस फ्लो से फायदा होगा। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड कंपनीज प्लेज एन इम्पैक्ट, unregistered non-registered companies never plays an impact on any countries, चाहे it be US or Pakistan। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर ट्रेड।
द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। हम पूरा बात कर चुके हैं कि ट्रेड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इंपोर्ट बढ़ाने से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे कंट्रोल करनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना फायदेमंद होता है, इंपोर्ट्स को एक हद तक कंट्रोल रखना फायदेमंद होता है. That does not mean that we can put ban on the imports. It's not like that, but we need to put quotas, tariffs, and accordingly to manage the imports and exports in order to maintain the balance of payment. ठीक है जी. आगे बात करते हैं. Free trade is supported by WTO. हम पहले पढ़ चुके थे. WTO World Trade Organization जो है free trade को support करती है. Regional trading organizations such as EU, NAFTA allow free trades between specific countries. अब जो countries इनके member हैं, EU countries के member हैं, NAFTA के members हैं, वो जो है उन countries के अंदर trade, free trade को support किया जाता है. आगे आते हैं. How firms react to regulations? There are 4 possible ways in which a firm may react. Number 1, entrenchment. Number 2, mere compliance. Number 3, full compliance. Number 4, innovate. Entrenchment का मतलब है don't respond to regulation, a high risk strategy. They don't consider any regulation. Entrenchment का मतलब होता है don't respond to regulation. जो भी regulation है they are not following it. इसका मतलब है कि high risk strategy है ये. ठीक है. Mere compliance कुछ थोड़ा बहुत. Pass the cost of compliance on the consumer. Example, a cigarette manufacturer facing increased taxes may decide to increase the price of the packet of cigarette, and this is what happens. मेयर कंप्लायंसेस नॉट ओनली, यहाँ पर तो सिगरेट की बात की गई है, यहाँ पर तमाम तर प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर टैक्स बढ़ा है तो टैक्स बेचारा बेयर कर रहा है इंडिविजुअल के, वो जीएसटी बढ़ गया है, प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस बढ़ गई है, एंड जीएसटी इज एक्चुअली बॉर्न बाय द कंज्यूमर इंडिविजुअल्स. ठीक है. फुल कंप्लायंस इज द कंपनी फुल्ली चेंजेस इट्स बिहेवियर टू कंप्लाई. अब यहाँ पर फुल तरीके से कंप्लायंस हो रही है, कंप्लीट कंप्लायंस हो रही है. इनोवेट, द कंपनी फाइंड्स वेज टू सेव कॉस्ट that will more than compensate the cost of the compliances. Example, firm goes above and beyond what is required. अब क्या होगा, इनोवेट का मतलब है कि आप अपने प्रोसीजर के अंदर कॉस्ट कटिंग करें ताकि कस्टमर को पूरा प्राइस इंक्रीज यानी जो है वो बेयर ना करना पड़े. तो इसका मतलब है कि they will come up with new ideas. Maybe they will be going for cheaper quality raw material, or maybe of course they will not be compromising on the quality in one way or the other, but थोड़ा बहुत percentage जो है they will be keeping the margin off. अच्छा जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए. If any student has any confusion, please ask me now. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो. ओके, थैंक्स तो. अच्छा जी, हम आगे आते हैं पेज नंबर 219 पर. ठीक है. अब यहाँ पर बात हो रही है कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में. refers to the involvement of firms in the political process with the aim of securing particular policy preferences. अब यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल प्रोसेस लाइक किसी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी. क्यों? उस कंपनी की पॉलिसीज को रेगुलेट करवाने के लिए. ठीक है. कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी फर्म्स की इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. यानी अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारी कैंपेन्स यानी जो आपकी पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर रन की जाएं. ठीक है. इसके अलावा हम एक बात और कर सकते हैं कि किसी भी फर्म की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट, आपके स्पॉन्सर्स होते हैं. इफ यू हैव नोटिस्ड, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कुछ कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर करती हैं आपके एड को या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही होती है. तो दिस इज व्हाट दे मीन हियर. इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखते हैं. इन द यूएस द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर policies demanded by the procedures, with the US politicians being easily influenced by the generous donations made by the US firms. अब वही वाली बात देखिए, यहाँ पे इन्होंने डोनेशन की बात कर दी, हम स्पॉन्सर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन?
एनी क्वेश्चन? बच्चों जवाब नहीं आ रहा है। एनीवेज आगे बढ़ रही हूं मैं। बिजनेस कैन ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन पॉलिसीज इन अ नंबर ऑफ वे। Government policies in a number of way. Business can try to influence government for policies in a number of ways. Now let's discuss what are the ways. Okay. What are the ways के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले by employing lobbyists who will put their case to the ministers and civil servants and try to obtain their support. अब हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ मेन हेड्स होते हैं जो कि उस लॉबी के मेंबर होते हैं। लॉबी इज अ ग्रुप, उस ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो हम उन लॉबिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं और हम अंडर द टेबल मिनिस्टर्स तक या सिविल सर्वेंट्स तक अपने डॉक्यूमेंट्स पहुंचा के अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी ये रोड्स एंड रेलवेज एंड ये मिनिस्टर्स होते हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो यू नो इफ यू आर हैविंग लिंक्स यू कैन यूज योर लिंक्स, तो देयर इज नो हार्म। तो अगर आपने लॉबिस्ट को ही एम्प्लॉय कर लिया है किसी, तो यू कैन गेट द वर्क डन थ्रू हिम, ठीक है। बाय गिविंग एमपीज एंड रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप। अब ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को आपने हायर कर लिया है या किसी एमपी को आपने हायर कर लिया है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप दे रही है। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि उसका कंपनी के अंदर मॉनिटरिंग के अंदर कोई हाथ नहीं होगा। वो वंस इन अ ब्लू मून यानी साल में 2 से 3 मरतबा जब कोई प्रॉब्लम या कोई मीटिंग या कोई इस तरह का डिसीजन मेकिंग चीज पैनल बैठा करेगा तो दे विल बी द पार्ट ऑफ द पैनल, बट दे विल नॉट बी कमिंग, उनका कोई मदाखलत ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग के अंदर नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, NEDs, ठीक है। In the hope that they will take an interest in the legislation and affect the business and will exercise their influence. तो उनके पावर को यूटिलाइज करने के लिए उनको नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। By influencing public opinion and hence the legislative agenda using an advertising and other means of marketing communication, ठीक है जी। अब ये legislations को legislative agenda अपना शो कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। आपने ये देखा है इलेक्शंस के ज़माने में हर कॉन्टेस्टेंट को कुछ टाइम दिया जाता है ऑन द मीडिया। There's different channels of mediums हमने इस दफा एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किए हैं। आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका मीडिया मार्केटिंग हो गया, ठीक है। एंड देन वो जो एड्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं बाय द कंपनीज और हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर रहे होते हैं कि ये साहब हैं और ये आगे ये बोल रहे होते हैं। दैट एडवर्टाइजमेंट इज एक्चुअली रन फॉर द पब्लिक, फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है, उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन सो फार? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल है बेटा? Okay, thank you, Shazib. Shazib, is this your first class, beta? Because yeah, मेरे ख्याल से एक आध दफा पहले भी आप ले चुके हो, but very often you take classes, right? I don't know, maybe you're busy with the job or something. I cannot say, but still, just wanted to ask. Okay, good. अच्छा जी, फवाद साहब भी आ गए हैं। Good morning, फवाद। अच्छा जी। Okay, now we are on, हम ये illustration number 7 and illustration number 8 को skip कर रहे हैं and we are going on to the next page, that is 220। आपकी बुक के अंदर ये सामने ही स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 3.2 heading, ठीक है। So now we are starting this, probably this is going to be the last topic for the chapter, probably, yeah, I probably, ठीक है जी। Now let's see, अब हम बात करते हैं, and let me just increase the zoom in. Okay, ठीक है जी। Business government relations in the developed and developing countries, ठीक है। डेवलप मतलब तरक्की हासिल कर चुके तरक्की याफ्ता कंट्रियां, और डेवलपिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर है ये, लाइक पाकिस्तान।
In most developed countries, there is a strong business lobby consisting of individual companies and business related organizations. Developed country के अंदर बहुत strong lobbies होती हैं जो कि individuals की मतलब जो आपके MPs होते हैं, MNAs होते हैं, इनके इनके पूरे पूरे रिटेल स्टोर के ओनर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप हमारे डेवलपिंग कंट्री के अंदर एग्जाम्पल देख लें, मलिक रियाज साहब की, बहरिया टाउन वाले जो हैं, ठीक है, इनको इनके भी कनेक्शंस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं. इनको अप्रूवल्स देने के लिए केसेस होते हैं. जैसे डीएचए का उन्होंने पूरा ब्रिज बनाया, डीएचए के अंदर इतना आसान नहीं था वो ब्रिज क्रिएट करना, जो आपका क्लिफ्टन वाला ब्रिज है. सो अगेन he did it. That was only possible for him, actually. I should be rather saying that. Very large companies are likely to be in frequent contact with government departments and parliaments on an individual basis and may have distinct departments for the government license. अच्छा, कुछ ये large companies अगर देखें, अगर if I use the name of Bahariya Town, it's a big company, it's a big project across Pakistan. ठीक है, we've seen उनकी construction जो है वो international level के ऊपर है. उनके डिज़ाइंस आई एम नॉट येट श्योर कि उनके मटेरियल कैसा यूज़ हो रहा है, बट एज फार एज द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग इज कंसर्न, या आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो पूरा पूरा एक एरा जो है वो ऐसा लगता है कि ही विर इन दुबई. उनका एक ये बिकॉज मलिक रियाज साहब की बहनें वगैरह भी दुबई में, हुमा एंड ऑल, यू नो, ही इज बेस्ड देयर, ही वाज बेस्ड देयर, ही लिव्ड देयर, सो ही हैज़ द आइडिया एंड ही हैज़ द मनी एंड ही हैज़ द लिंक्स एंड ही इज यूजिंग हिज विजन. बहुत अच्छा है उनका, एंड ही इज यूजिंग इट ऑल वेरी वेल. दिस इज हाउ आई सी इट. ठीक है. और अगर आप देखें कि उनकी जो तकरीबन, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट देखें तो ही इज हैविंग एक्चुअली गुड रिलेशंस विद एवरी गवर्नमेंट. इफ वी सी, उनका मैंने देखा नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई ऑपोजिशन में है या whatever. He is having links with everyone very well and he's maintaining it. ठीक है. Such departments will monitor and advise a political and government. उनके पास फिर ऑफ कोर्स उन्होंने जो है अभी जो डीएचए के अगेंस्ट केस था, वो जो क्लिफ्टन ब्रिज की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, तो ऑफ कोर्स देखे ब्रिगेडियर्स एंड ऑल, यू नो, आर्मी एंड देन ऑल, बड़े वकील्स एंड जजेस, इन सब से उन्होंने जो केस विन किया है, तो ऑफ कोर्स उनके पास उनके डिपार्टमेंट में लीगल डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन अभी बहरिया टाउन कराची को भी लेकर के कोई केस वगैरह वाज इनटू इट कि वो ऑक्यूपाइड प्लेस थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, कुछ लोगों ने कुछ तरह का केस वो किया था, एंड ही कंपनसेटेड एवरीवन प्रोबेबली. दिस इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन इज. ठीक है. मेक रेगुलर कॉन्टैक्ट्स विद पॉलिटिशियंस एंड सीनियर सिविल सर्वेंट्स. अब देखें उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो तकरीबन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज से है, और सिविल सर्वेंट्स है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जिनकी जो कि आपके प्लॉट अलॉटमेंट से लेकर के सारे रिलेटेड. जैसे मैंने अभी बहरिया टाउन की एग्जांपल दी, तो मैं अपनी एग्जांपल को उसी में घुमा रही हूँ. ठीक है ना. इफ यू सी, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काम करवाना था, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से ताल्लुक है, तो आपका काम उस गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट के अंदर आराम से हो जाता है. अदरवाइज आपके हर एक अप्रूवल के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन ऑर्डर, इट्स कि ये नहीं होता कि आप गलत काम करवाने जा रहे हैं, बट आप प्रोसेस को फास्टन अप करने के लिए भी, इफ यू हैव लिंक्स, यू कैन यूज देम. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अंडरटेक लॉबिंग ऑपरेशंस इन लंदन, ब्रसल्स, वॉशिंगटन, Geneva, and soon often assisted by non-executive directors and the consultants. And this is how उन्होंने countries का नाम ले लिया है कि lobbying operations जो है वो इन countries के अंदर भी होते हैं. आई डोंट वांट टू नेम. हाँ देखिए, अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, तो इस पार्टी के लोग तमाम तर अक्रॉस द ग्लोब कहीं ना कहीं पे लोकेटेड मौजूद हैं, एंड दे आर सपोर्टिंग एंड दे आर रनिंग देयर. वहाँ से बैठ करके आपका जो उस कंट्री के अंदर अगर आपका कोई चीज़ सेटअप है, तो सेटअप को वहाँ से रन कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली. ठीक है. अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 को स्किप कर रहे हैं और हम लास्ट हेडिंग के ऊपर जा रहे हैं. दैट इज influence of business on international organization. In many particularly important, it may be particularly important to try to influence the drafting process of the organization, such as European Commission and WTO, that is World Trade Organization. The regulations take priority over national law or more local arrangements, and their decisions may be very difficult to change because they only arrived at after long periods of international negotiation. देखें, हम जो ये WTO या EC यूरोपियन कमीशन की हम बात करते हैं, तो जो कंट्रीज इनके मेंबर्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने मेंबरशिप लेनी चाहिए और उनको मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी गई.
देखिए उन्हें पूरे लॉज, नेशनल लॉज, अरेंजमेंट्स, डिसीशंस लेना, अप्रूवल लेना, हर स्टेप पे इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। आफ्टर नेगोशिएशन फिर वो उस अग्रीमेंट का के जो है वो मेंबर बनते हैं, चाहे वो WTO हो या आपके पास EC यूरोपियन कमीशन हो। ठीक है, तो आपने मेंबरशिप ले ली तो इट्स नॉट जस्ट ओवरनाइट आपको मेंबरशिप दे दी जाती है, इट्स अ लॉन्ग नेगोशिएशन प्रोसेस। दोनों पार्टीज अपना फायदा देखती हैं कि हाँ हमें मेंबरशिप का क्या फायदा होगा, क्या, दे नेगोशिएट द होल प्रोसेस थ्रू डिस्कशन। ठीक है, देयर शुड बी नो डिले। पहली बात, firms should monitor the issues that are being dealt with the governing body। अब जो भी governing body है उस अगर firm उसका member है तो governing body के end से कोई delay नहीं आना चाहिए, and make their views known as early as possible in the process। The governing body will probably publish a green paper discussing proposed changes and inviting comment before issuing a white paper and passing a statute or a treaty or set of standards। अब देखें, हम पहले ग्रीन पेपर देते हैं, दैट मीन्स कि हम अब प्रोसेस के अंदर हैं बिफोर इशूइंग द वाइट पेपर। फिर वाइट पेपर दे दिया जाता है कि हाँ जी अब ये स्टैंडर्ड है और ये ट्रीटी हमारी अग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, firms should collaborate with, now we are on to the next page, let me just move the page। All right. Firms should collaborate with the other in the same industry and encourage firms to other countries of lobby their own government and organization opinions will carry more weight if that can be shown in just self-seeking those opinions shared by the others in the industry। For example, जितनी भी countries WTO या EC से registered हैं, इन दो जैसे एग्जांपल दी जा रहा है इन दो रेगुलेटरी बॉडीज का, तो देखिए इंडस्ट्री वाइज ट्रेड, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल के अगर गारमेंट्स की बात कर लें तो गारमेंट्स की कंपनी सिर्फ एक इंडस्ट्री उनके साथ नहीं मेंबरशिप ली होगी, एक से ज़्यादा कंपनीज ने उनके साथ मेंबरशिप की होगी ताकि वो आराम से स्मूथली अपना ट्रेड कैरी ऑन कर सके। दैट मीन्स के कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इनको इनकरेज करना चाहिए दूसरी फर्म्स को भी ऑफ द सेम इंडस्ट्री उसके अंदर एनरोल करने के लिए, उसको उनको मेंबरशिप देने के लिए, ताकि कंपटीशन रहे। कंपटीशन रहेगा तो प्राइस विल रिड्यूस एंड क्वालिटी विल इंक्रीज। सो आई बिलीव यहाँ तक तमाम तर स्टूडेंट्स को क्लियर है सारी चीजें। आई वांटेड टू जस्ट मेक श्योर कि यहाँ तक तमाम तर स्टूडेंट्स को सब कुछ क्लियर है। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को सब क्लियर है? प्लीज़ चार्ट स्क्रीन पे जवाब दे दो। खुदाया तुम लोग बहुत स्लो जवाब आता है। नो मैम, मैं पहले भी लेता हूँ। ओके, दिस वाज आई जस्ट रेड द लास्ट टाइम। इसके बाद हम लोग का जवाब मुझे लगता है बहुत प्रोसेस होके आता है, लंबा लंबा टाइम लग जाता है। एनीवेज, let's just discuss the MCQs here, and Inshal and all those to whom I promised कि तुम लोग यहाँ पर लेक्चर लेने आ जाओ, तुम्हारा CSR का चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाएगा। I've fulfilled my promise well। ठीक है, तो I've completed this chapter number 7। ठीक है, हालांकि आई वाज, हाँ थोड़ा सा, खैर वो तो लगा रहेगा, करना तो है मुझे चैप्टर नंबर, जबकि अभी हम चैप्टर 8 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू OM ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहाँ से देखें, OM मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसलिए बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर आपका जो मिड्सबर्ग का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या थोड़ा सा आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट्स एक्चुअली वर्किंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हम नाम लेते रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और क्यूइंग प्रोसेस क्या होता है, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो। I will not be going into detail क्योंकि then that will become the part of EM। अब यहाँ पर हमारा कोर्स तकरीबन समझ लीजिए मे बी अगले हफ्ते I will be winding up the course। ठीक है जी,
तो ये था। और जो मेरे बी सेक्शन के बच्चे या जो पेपर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंडे को अगर उनका पेपर है तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ओएम का टॉपिक अगर ऑपरेशंस आप देखें तो आपको मैंने स्टीफन पी रॉबिन्स की भी बुक से ऑपरेशंस का चैप्टर करवा दिया है, मैंने उस चैप्टर को स्किप नहीं किया था। तो इवन आई इफ आई वांट, आई एम कंप्लीटिंग द दैट हैज बीन ऑलरेडी, सिर्फ वो रह गया है कि एमसीक्यूज रह गए हैं। तो मेरा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का आज तक खत्म है, कंप्लीट है। 100% कोर्स कवरेज मैंने दे दी है। यहाँ पर तमाम तर स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं अपनी कोर्स आउटलाइन निकालें, अपने सामने रखें, और अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक पार्ट रह गया है तो बेटा अभी मुझे बता दो, ताकि मैं उसके ऊपर अगले हफ्ते वाली जो मैं नेक्स्ट वीक की क्लासेस रखूंगी तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट कर दूं। तो ये एक तो मैंने आप लोगों से नूर और जितने भी बच्चे मेरे फेब के अंदर पेपर देंगे, तो उनसे मेरी ये वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कोर्स आउटलाइन निकालें। इफ यू हैव इंशाल्लाह, इवन इफ यू वुड लाइक टू सी द चेक द कोर्स आउटलाइन, तो अगर कोई एक टॉपिक अगर रह गया है तो बेटा मुझे अभी बताओ, क्योंकि मैं आई मीन एट माय होम इन माय रूम एंड आई हैव ऑल द बुक्स, सो आई विल ओपन इट एंड आई विल डू व्हाटएवर इफ यू वुड लाइक मी टू डू इट। तो प्लीज मुझे बता दो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट क्लासेस चल रही हैं तो आपका इनपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। तो मुझे बता दो। जब तक जो है वो हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और नूर आपके पास बेटा किसी के सबके पास मेरे ख्याल से कोर्स आउटलाइन तो सबके पास होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि कोर्स आउटलाइन आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जी बेटा नूर खान और इर्जा, तो प्लीज यस, तो आप लोग यूं करो कि आप लोग जो है ना कोर्स आउटलाइन देख लो, इंशाल्लाह यू शुड बी हैविंग इट। अच्छा, अपने पास फोन पे देखो, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है, तकरीबन सारे ग्रुप्स के ऊपर मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर की हुई है। यार तुम लोग कैसे लोग हो, ये काम भी अब मैं ही तुम लोगों को करके बताऊं कि बेटा ये देख लो ऐसे। अच्छा, पहले हम ये इसको डिस्कस करते हैं, फिर कोर्स आउटलाइन जब तक कोई भी बच्चा देखे उसके पास है तो ग्रुप पे दोबारा शेयर करो, ग्रुप पे दोबारा शेयर कीजिए जनाब। जिस किसी के भी पास कोर्स आउटलाइन, यकीनन मेरे पास ही से निकलेगी, तुम लोगों के पास तो अल्लाह माफ करे गजनी चल रहे हो तो यार बाकी में तुम लोग। दिस इजंट फेयर एक्चुअली, बहुत गलत बात है। वेट, मैं ही शेयर करती हूँ तुम लोगों को कोर्स आउटलाइन अभी। वरना तो तुम लोगों के पास तो कोर्स आउटलाइन की भी इतने वैरायटी मौजूद होती है कि ईएम की कोर्स आउटलाइन बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बस ये हो गया ना, ये है ना कोर्स आउटलाइन। नो, ईएम की कोर्स आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, किसी की कोर्स आउटलाइन चाहिए, हमें चाहिए है एफएम की कोर्स आउटलाइन। सो इज देयर एनीवन हु इज हैविंग इट? प्लीज ग्रुप पे कोई शेयर करे, मैं भी ढूंढ रही हूँ शायद फोन के अंदर पुरानी उसमें। यस, सिलेबस मुझे मिल गया, तुम लोग रहने दो, कुछ किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी भी काम के नहीं हो सीरियसली। मैंने कहाँ भेज दिए ये? हाँ, अब ये कोर्स आउटलाइन खोलिए, आपको मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। डिड यू ऑल रिसीव इट? चलो पहले कोर्स आउटलाइन का डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं ये एमसीक्यूज करवाती हूँ। ठीक है जी, दैट्स ओके। ये कौन मोहतरमा है, इनको भी डांट पड़ेगी, सही हो जाएंगी। ब्लॉक कर दिया मैंने, लाइबा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कोर्स आउटलाइन पे, आ जाइए बेटा। ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज एवरीवन ओपन द कोर्स आउटलाइन, आई हैव शेयर्ड इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।
चलो जल्दी से आ जाओ, इसलिए कि फिर उसके बाद तुम लोगों की जो है ना वो चूं चरा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी फजूल की, क्योंकि देखो कोर्स कवर हो जाएगा, खत्म है मेरी तरफ से जिम्मेदारी। अब ये खामखा मैं आई डोंट वांट टू कैरी इट कि आखिर तक हम इसको लेके जाएं। चलें जी, अब यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, लीडरशिप, डेलीगेशन पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। पहला वाला कंपोनेंट तमाम तरह स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोले कि नहीं हुआ है? फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर जितनी भी आपके फर्दर कैटेगरीज हैं, बुलेट्स हैं, वो सारे क्लियर हो गए हैं? प्लीज कंफर्म करो, यस करोगे फिर आगे बढ़ते हैं, 2 को डिस्कस करेंगे, ताकि मेरे साथ साथ आपको भी पता चले कि हाँ जी कोर्स वाकई में कवर हो गया है। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेकंड वाली हेडिंग पे, आओ। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एमबीओ, पीटर ड्रकर, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की थ्योरीज में आपके पास ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, उसके अलावा हमने काफी सारी वो की थी, मैकलैंड की थी, एक्स एंड वाई की थी, हैसबर्ग की है। तो ये सारे क्या है, लीडरशिप की थ्योरीज हैं। इवन आपने वो ग्रिड भी किया था, कौन सा, मोटन, ब्लेक एंड मोटन वाला। तो ये सारी लीडरशिप की थ्योरीज हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात है? ठीक है, ओके। जैर नदीम इंशाल ने भी बोल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले कंपोनेंट के ऊपर। थर्ड वाला है द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। रोल ऑफ मैनेजर हमने सबने देख लिया है कि क्या रोल्स ऑफ मैनेजर हैं और कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और वहां पर कौन सा रोल रिक्वायर्ड है। मिट्सबर्ग का नहीं, इसका जो 9 बेल्बिन, बेल्बिन रोल्स ऑफ मॉडल जो है वो आपने वो भी कर लिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन, ये भी हो चुका है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप दोबारा रिपीट हो रहा है, ये भी हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चेंज अडेप्ट करना पड़ता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है कल्चर के हिसाब से, बाकी सारी चीजों के हिसाब से, तो यहां पर ये भी हो चुका है। डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंस है, ग्रीवेंस का मतलब क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं और क्यों ये किस लिए होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेशन, लीगल बाइंडिंग क्यों जरूरी होती है, रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं उनको क्यों फॉलो करना जरूरी होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी होती है विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, कल्चर एंड एवरीथिंग। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? थर्ड पॉइंट क्लियर? ऑल डन? प्लीज कंफर्म। इफ द मैनेजमेंट इज हियर, प्लीज मेरी स्क्रीन अगर आप लोग क्लियर कर देना तो थोड़ा सा मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो पहले वाले पुराने वाले मैसेज है ना उनकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी आईटी स्टाफ एडमिन यहाँ पर मौजूद है तो आई वुड लाइक माय चैट स्क्रीन टू बी क्लियर, बट आई बिलीव कोई हो तो हो जाएगा। एनीवेज, ठीक है, ये यहां तक सबको डन हो गया है। अब हम फोर्थ पे जा रहे हैं, कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल, कंट्रोलिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, बहुत अच्छे से सबका हो गया है। फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन का एक एक चैप्टर स्टीफन पी रॉबिन से भी किया है, और यहां पर भी आपको ईएम की बुक से भी, ये आपका बेसिकली सीमा स्टडी टेक्स्ट है, ये भी फॉलो हो गया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल बेटा? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? तो फिफ्थ तक सबका हो गया। फिर आ जाओ 6 के ऊपर। 6 के अंदर आपका फंक्शनल, फाइनेंशियल फंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, ये भी हो गया है। फिर नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन का पूरा 7th हेडिंग भी हो गई। 8th कल्चर भी हो गया। 9th सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हम कर चुके इस बुक से, ईएम वाली। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक, सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, 11th पे आ जाओ। दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट, दैट इज गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, जो कि मैंने आपकी गवर्नेंस एंड रेगुलेशन एंड सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट टॉपिक था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
कॉर्पोरेट एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मार्केट रेगुलेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, ये चारों हेडिंग आप देख रहे हैं आज की क्लास के अंदर। टोटल आपका 100% कोर्स कवर हो चुका है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट वंस, probably twice, I'm not exaggerating here, and 2 दफा मैंने कोर्स ये ऑनलाइन पे कवर कराया है। ठीक है जी, किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे बेटा पूछ लो। अब अगले हफ्ते, दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, आई विल ट्राई कि कोई कैंसिलेशन ऑफ क्लास ना आए, बिकॉज आई विल बी ट्रीटिंग दैट वीक एज अ लास्ट वीक। लेकिन देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक दो ट्रेनिंग पैनल्स के साथ इन्वॉल्व हूँ, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, तो क्लोजिंग के लिए कुछ अगर किसी की कंपनी की ट्रेनिंग रह गई होगी तो दे विल बी एक्चुअली बगिंग मी। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है, यूजुअली मेरा बड़ा खतरनाक जाता है विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स, क्योंकि वो बजट एलोकेशन एंड क्लोजिंग का चक्कर हो रहा होता है, तो मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होती है। ठीक है, तो बट दैट इज, आई विल मेक श्योर कि आपका जो है, इसीलिए टाइम रखने का सुबह सुबह वजह ये थी कि अगर ऐसा होता भी तो मैं सेकंड हाफ में उस चीज को कर सकती हूँ। तो आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि अगले हफ्ते की क्लास कोई कैंसिलेशन में, जैसे इस हफ्ते की नहीं आई, अगले हफ्ते की भी ना आए, और हमारा कोर्स आराम से, वैसे तो कंप्लीट कवरेज दे दी है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सो आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से 100% कोर्स बेटा आपका कवर है इंशाल्लाह। आर यू देयर? उजैर, फवाद, उरूज, नूर खान, इर्जा, कहाँ हो तुम लोग सब? जवाब दो जल्दी जल्दी। ठीक है, यस, तो यस, गुड हो गया इंशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, सो द थिंग हैज बीन डन। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के। जी बेटा, मैं जो, वही वाली बात होती है, देखो वो सलमान खान का डायलॉग है ना, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मैं नहीं कहती वो तो मैं करती हूँ। तो कोर्स आपका कवरेज मैंने कर दिया है, इट इज 100। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा इसको खींचा है मैंने, क्योंकि फिर मेरे ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि 90 घंटे का कोर्स 60 घंटे में, 70 घंटे में कैसे हो गया। तो मेरी तो आदत है भाई, मैं 55 घंटे पे, 60 घंटे पे, दैट इज मैक्सिमम। इवन अगर तुम लोग, जिन बच्चों ने मुझसे वो पढ़ा हुआ है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, तो 50 घंटे में आई विल फिनिश द कोर्स, दैट्स ओके, एंड विथ लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, दे ऑल नो इट। तो थोड़ी सी स्पीड तेज है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फॉलो करना, थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन उसमें लगता है, वो जो क्लास के अंदर इंटरेक्शन और जो तुम लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो दैट वाज एक्चुअली, आई वाज लकी एनफ के हो गया। ठीक है जी, चले इस चीज को, इस किस्से को खत्म करते हैं। कोर्स कवर हो गया हमारा 100%। अब आ जाते हैं चलो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रेगुलेटिंग एक्सटर्नैलिटीज? रेगुलेटिंग एक्सटर्नैलिटीज के बारे में हमने अभी पढ़ा था। इसके अंदर क्या चीजें हैं जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों को, पब्लिक को फायदा हो? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्सटर्नैलिटीज। सेटिंग अ मैक्सिमम प्राइस, इससे लोगों को नुकसान होगा, तो मेथड तो हो गया एक्सटर्नैलिटीज का। टैक्सेशन लगाना, या तो वो कंपनी बेयर करेगी, या गवर्नमेंट बेयर करेगी, या लोग बेयर करेंगे, ये भी है। सब्सिडीज देना, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती दवाइयों पे या एजुकेशन के ऊपर, तो ये भी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन पब्लिक के लिए नहीं है, सो इसका ऑप्शन क्या है? डी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Fawad, welcome beta. You don't need to thank me at all. That was my responsibility and that is what I usually do. थोड़ा सा ये मैं, या बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों का कोर्स कवर 100% करवाना एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ फैसिलिटेटर मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा कोई भी बच्चा थ्रू आउट, अभी मुझे माशाल्लाह 10 साल तो हो ही गए, 8-10 साल हो गए मेरे ख्याल से पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे इस 10 साल के एक्सपीरियंस में, चाहे वो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल बॉडी हो, होता यह है चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर चलो एक चैप्टर नहीं हुआ ना, तो मुझे पता है कि मैंने वो चैप्टर कवर नहीं कराया, तो मैं उसको कवर क्वेश्चन के एग्जाम्स में नहीं करूंगी। बट जो तुम लोगों का प्रोफेशनल बॉडीज हो जाती है ना, इसके अंदर टीचर की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। वो ये होती है कि टाइम से पहले, डेडलाइन से पहले
यू वोंट बिलीव, मैंने इन लोगों को आईसीएमपी के एडमिन स्टाफ को भी ये बात बोली हुई थी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मैं इस चैप्टर इसको खत्म कर दूंगी, या फर्स्ट मिड ऑफ दिसंबर प्रोबेबली. एंड इफ यू सी आज 23rd of December है, so what I said I do it. बीच में कैंसिलेशंस आई, सारे प्रॉब्लम रहे, हफ्ते में एक क्लास कभी कैंसिल हो जाती थी, 10:30 तक मैं क्लासेस ऑफ कर देती हूँ, वो सारी चीजें, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर अप टू समथिंग, कुछ चीजें आपकी ट्रैक के ऊपर होती हैं तो आपको इतनी फिक्र नहीं होती. फिर मुझे पता था कि ये चीज जो मैंने कही है ये करना पॉसिबल है. एंड आई विल टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी डेडली ऑनेस्ट, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल नूर हो गए, इर्जा हो गई, आप इंशाल हैं, फवाद हैं, उजैर हैं, नईम हैं, तो ये बच्चे भी टू, आप यकीन नहीं कीजिएगा, इंशाल ने मेरी जान खाई हुई थी, सीएसआर रह गया है, सीएसआर रह गया है, सीएसआर रह गया है. वो पता क्या करता था, वो मेरी शाम में 7 से 9 वाली क्लास होती है ई सेक्शन की, उसमें आगे बोल रहा है मैं सीएसआर कब करवा रही. मैंने कहा भाई गलत जगह सवाल कर रहे हो, सुबह वाली में आओ, यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हुआ है कोर्स, तुम यहाँ पर सीएसआर की बात करो, वो तो 11th कंपोनेंट है, मैं वहां पे पहले या दूसरे कंपोनेंट पे हूँ. तो then the teacher has to fulfill the responsibility when the students are like that. ठीक है, तो the credit goes to you all as well. अच्छा जी, वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Anti-monopoly laws are based on idea that the best way to achieve efficiency and to avoid excessive prices is through corporate governance. तो प्राइजेस के ऊपर वो नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी कि प्राइस को कंट्रोल रखा जाए. इंक्रीज पब्लिक ओनरशिप, इससे भी पब्लिक ओनरशिप तो कहेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो. सी जो है वो रेगुलेशन है. यस, गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही होती है, एंड दैट इज व्हाई रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी इज द राइट आंसर हियर. डी को देख लेते हैं. एंड इंक्रीज इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद द प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो इट इज एक्चुअली रेगुलेशन के गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी प्राइसेस जो है वो सेट कर देती है. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो. इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन एंड आई विल आंसर. If there is any question, please write it on the chat screen and I will try to answer. ठीक है जी, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. ठीक है नूर, ओके. अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ऑफ कोर्स आप अगर देखें तो पहली वाली लाइन के अंदर द सिस्टम बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन नहीं है, वो टैक्स एक्ट्स या ट्रीटीज के बारे में बात हो रही है, या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने हैं. ठीक है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब ऑफ एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेड. प्लीज इस टर्मिनोलॉजी नेड को आप जरा से समझ के रखिएगा, याद रखिएगा. पता चला आपके एमसीक्यूज में नेड यूज हुआ हुआ और आप बोल रहे हो ये नेड किस चीज की एग्जांपल है, एनईडी तो नहीं है. एनईडी में तो एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ. खुदा के लिए इस तरह की बेवकूफियां नहीं करना, इसीलिए मैं इसको नेड 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 कह रही हूँ, एनईडी नहीं है ये. ठीक है. Yeah, I know what you guys are up to, तो I keep on telling you जो आप करोगे भंड पेपर के अंदर. ठीक है, अच्छा जी, आते हैं अब इसको ऑप्शंस को देखते हैं. इंशाल्लाह हद नहीं हो गई तुम लोग, तुम ही ये बोल सकते हो. कुछ भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों के ऊपर. मेरे स्टूडेंट्स हो फिर भी भरोसा नहीं है मुझे. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर.
ये जो पॉलक पॉलक है ना, छोड़ दो, अब नाम नहीं लेना प्लीज, बेटा बुरी बात हो जाएगी। वो पॉलक पॉलक तो खुद इसको एनईडी बोल रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ठीक है, नेड, contribution of the development of strategy, security of management performance, decisions on which suppliers to use the company's raw material, purchase, determination of executive remuneration packages is not। एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए रिमेन्यूरेशन पैकेज एग्जेक्टिव डायरेक्टर का नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ही तय करता है। स्क्रूटनी ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, टोटल में क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंप्लायंस हो रही कि नहीं हो रही है, ये भी कौन करता है, नेड करता है। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के ऊपर जब बन रही होती है तो ये भी, इसके अंदर भी नेड की ओपिनियन शामिल होती है। सिर्फ सी है जो कि डेली रूटीन एक्टिविटी है, जिसके अंदर कंपनी के रॉ मटेरियल परचेस का लिखा हुआ है, तो सी वाला जो कि डेली रूटीन एक्टिविटी है वो नेड नहीं करता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? रिमेन्यूरेशन तुम लोगों ने, फवाद तुम शायद मेरी फिजिकल क्लास के अंदर नहीं थे, ये इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी फिजिकल क्लास सेक्शन बी के अंदर। जब फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, सीईओ, एचआर मैनेजर, तुम्हें लगता है सीईओ का रिमेन्यूरेशन तय करेगा? यूज योर ब्रेन। बीओडी इज वन लेवल अप देन द एचआर डिपार्टमेंट, तो उसका मैंने पहले भी हमने ये पढ़ा था कि उसका जो रिमेन्यूरेशन और उसका जो पे होगा वो नेड तय करता है। इंशाल याद है बेटा, इसको करेक्ट करो जरा सा किबला। इंशाल जल्दी से जवाब दो, बताया था कि नहीं? नूर मेरे ख्याल से आपको भी यहां पर भी बताया है मैंने, यहां पर भी ये बात की है। हाँ बताया था, देखो इंशाल ने लिख दिया, ठीक है। तो प्लीज ऐसे गजनी वाले सवाल ना किया करो कि बिल्कुल ही बेबी बन जाओ तुम लोग, पकड़ के तुम लोग की पिटाई करनी पड़ेगी, सही है। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स होते हैं, तो मैनेजर लेवल के लोग उनका रिमेन्यूरेशन तय नहीं कर सकते हैं। इवन एचआर हेड उनसे जूनियर पोजीशन पे होता है। तो ऐसे लोगों का जो रिमेन्यूरेशन होता है वो ये कमिटी के मेंबर के लोग कर रहे होते हैं, और ये कमिटी कौन सी है, ये नेड ही तो है, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ठीक है, जिनका आपके डेली रूटीन प्रोसेस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे ओनली टर्न अप फॉर बिग थिंग्स, that is strategy making, policy making, or maybe compliance management. कभी कभी once in a blue moon they come and they check it, non executive directors, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल? any question if you have? ये मेरा तमाम तर बच्चों से सवाल है, कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो। पक्की बात है? ठीक है जी, अब हम चैप्टर नंबर जो है वो आपका 8 जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको स्किम करना चाहूंगी, उस हद तक जितना के आपके एमसीक्यूज में के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल विद दैट चैप्टर, बट उतना करेंगे जितना कि आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8 नाउ। अगर किसी स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं तो वो अपने बिहाफ पे पढ़ सकता है। इसका आपके एमसीक्यूज से ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जहां पर डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर आते थे, जिस जमाने में ईएम का कोर्स जो है वो रिटन होता था, डिटेल्ड होता था, यानी थ्योरी बेस्ड होता था, उस जमाने में ये इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी हो गई है कि हमने अब इसको
MCQs बेस्ड कर दिया है और FM और EM को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ जो मैं आपको चीज कराना चाह रही थी, पहले तो प्लीज इस सिस्टम को, इस ऑपरेशन को याद रखना। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये होता है कि हम इनपुट को किसी प्रोसेस से गुजारते हैं और हम आउटपुट जनरेट करते हैं। ये तुम पहले भी स्लाइड्स के ऊपर कर चुके हो और ये मैं ऑन एंड ऑफ बोलती आई हूं कि दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के अंदर होता क्या है कि हम इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट की एग्जांपल होती है रॉ मटेरियल, उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं और आउटपुट डिजायर्ड गुड तैयार हो जाता है। ठीक है, जो गुड जो है फिर वहां से आगे इंटरमीडिएटरी चैनल को फॉलो करके रिटेल स्टोर और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर सो फार टू एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अब ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है। What is the activity of the operation management? Refers to the activities required to produce and deliver a product or service. It includes purchasing, warehousing and transportation. ठीक है, परचेजिंग रॉ मटेरियल खरीदा, वेयर हाउसिंग उसको स्टोर किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फाइनल गुड टू द रिटेल स्टोर और द कंज्यूमर। ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है। As with the other aspect of running a business, there is a strategic context of operation management. An organization can achieve significant comparative advantage over its rivals through superior operating capabilities of its resources. Example, assets, workforce, skills, supplier relationship. यहां पर बेसिकली एसेट और वर्कफोर्स रिलेशनशिप की एग्जांपल दी तो गई है, लेकिन दे आर एक्चुअली टॉकिंग इन रियल अबाउट द सप्लायर रिलेशनशिप। ठीक है, सप्लायर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ये कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि आप अपने राइवल्स, अपने दूसरे कंपैरेटर्स के ऊपर एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, फौकियत हासिल कर सकते हैं बाय हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। अक्सर क्या होता है, जैसे हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और आप किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर डाइन आउट करने के लिए गए हुए हैं, अब उन लोगों ने जो है वो कोक से या पेप्सी दोनों में से एक कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, आप पेप्सी मांगते हैं और उन्होंने शायद समझ लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए कि उन्होंने कोक से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो फॉरन वेटर आपको कहता है कि सर पेप्सी नहीं है, कोक ला दूं, वो आप फॉरन कहेंगे यस ला दो। दिस इज व्हाट एक्चुअली द सप्लायर्स प्रोमोटिंग, व्हाट जिस भी कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, एंड दिस विल एड वैल्यू and be a reason for you to have an edge over your competitor. ठीक है, is it clear? is the example clear? तुम रिटेल स्टोर पे जाओ, तुम किसी बेकरी पे सामान लेने जाओ, वो बोलेगा कि ब्रेडीज की तो नहीं, डॉन की ब्रेड दे दूं, वो फौरन तुम्हें ऑल्टरनेट चिपकाएगा। वो ये नहीं बोलेगा क्योंकि हम ब्रेडीज की ब्रेड नहीं रखते, हम डॉन वालों से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो हम डॉन की ही ब्रेड बेचेंगे। नो, इट्स दे विल नेवर टेल यू दैट, राइट? कोई कंफ्यूजन यहां पर? ये मैंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है, और ये हो रहा होता है, आप लोग नोट करें, आपके साथ होता है ये। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल यहां तक किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, अब मैं आपको एक पिक्चर की तरफ लेके जा रही हूं जहां पर मैं आपको मिट्सबर्ग हमने पहले भी किया है, ठीक है, मगर फिर से मैं चाह रही थी कि बिल्कुल लास्ट क्लास है तो एक दफा आपको ये चीज एक दफा फिर से मैं आपको रिवाइज कह लें इसको या रिव्यू कह लें, whatever word you would like to use for this. Yeah, these are the organization 5 पार्ट्स जिसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, रन करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिट्सबर्ग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखें, एक है ऑपरेशन कोर, दिस इज द ऑपरेटिंग कोर, दिस इज द टेक्नो स्ट्रक्चर, दिस इज द सपोर्ट स्टाफ, दिस इज द मिडिल लाइन एंड दिस इज द स्ट्रेटेजिक एपिक्स। तो ये तो तुम देख लो, तो ये तो तुम्हारा हो गया क्या? पिरामिड। ये ऑपरेशन स्टाफ है जो कि यूजुअली काम करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं टास्क को। ये मिडिल मैनेजर है जो कि ऊपर वालों से ऑर्डर लेता है और नीचे ऑपरेशन स्टाफ से काम करवाता है। ये स्ट्रेटेजिक एपिक्स है जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, ये टॉप मैनेजर्स हैं। नाउ दीज टू कंपोनेंट्स इज समथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, टेक्नो स्ट्रक्चर, अब देखिए ये इस पूरे डायग्राम के अंदर ये दोनों चीजें जरा अलग से हैं। अब इस अलग वाली चीज को देखते हैं। ये टेक्नो स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने किसी भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को हायर किया
और हमने थर्ड पार्टी से पीटीसीएल से इंटरनेट खरीदा, तो पीटीसीएल की टीम ही आएगी ना जब उसमें प्रॉब्लम होगा। देखें, ऑपरेटिंग कोर individuals who perform the task, strategic apex individual who formulate and implement in strategy into orders to be served, that is the owner of the organization, top management. Middle line manager, the hierarchy authority of strategic apex in front of the line and supervisors, यानी ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, नीचे वालों से काम करवाते हैं। तो ये तीन चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। नॉन मैनेजरियल स्टाफ, मिड मैन, ये टॉप मैनेजमेंट, एंड दिस इज द मिड मैनेजर। ठीक है, तो ये चीजें तो हम we are already familiar with. Now we should move on to the next two thing which we are not familiar with, and that is technostructure and support staff. अब टेक्नोस्ट्रक्चर के अंदर हमने फॉर एग्जांपल, यहां पर आपकी बुक ने एचआर या अकाउंटेंट्स की एग्जांपल दी हुई है, मैं आईटी की एग्जांपल दे रही हूं। Concerned with coordinating the work by standardizing the process output and skills include human resource, HR manager and accountants. अब यहां पर क्या है, इन्होंने आपको एग्जाम्पल जो दी हुई है, तो मैं आपको अब अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, मैंने इंटरनेट लिया हुआ है पीटीसीएल कंपनी से, तो हमारा आईटी मैनेजर पहले तो कोशिश करेगा कि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, लेकिन जब उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो वो पीटीसीएल वालों को फोन करके बोलेगा, तो उनकी पूरा स्टाफ सपोर्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट स्टाफ देखें, प्रोवाइड असिस्टेंट आउटसाइड ऑफ ऑपरेशन वर्कफ्लो सच एज केटरिंग सर्विस, लीगल एडवाइसेस एंड प्रेस रिलेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की खबर पब्लिक तक कैसे पहुंच रही है? यू आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द प्रेस पीपल। लीगल, आपने कोई वकील, कभी जरूरत पड़ जाती है आप वकील हायर करेंगे, कोई पार्टी है तो आपको केटरिंग सर्विस बाहर आउटसोर्स करना है। इज इट क्लियर? टेक्नो स्ट्रक्चर प्रोसेस फ्लो को स्मूथ करने के लिए आपको हेल्प रिक्वायर्ड होती है। ये हेल्प एचआर के लोग कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, ऑडिटर्स कर सकते हैं, टैक्स फाइलर्स कर सकते हैं, आईटी पीपल कर सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ इसको स्किलफुल लोग नहीं होंगे, मतलब ये बहुत नॉलेजेबल वाले लोग नहीं होंगे, ये स्किलफुल लोग होंगे। आई शुड बी सेइंग इट रादर दैट वे, कि ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा सपोर्ट स्टाफ, ये स्किल के ऊपर डेवलप कर रहा है, बेस कर रहा है, क्योंकि केटरिंग सर्विस भी एक स्किल है, लीगल एडवाइस भी एक स्किल है, और प्रेस भी एक स्किल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन हियर? बेटा जल्दी जल्दी जवाब दे दो। समझ आ गया ना? अच्छा, अब यहां इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, और आपको बोर्ड के ऊपर जब मैं क्लास में पढ़ाया करती थी तो मैं ये आपको ड्रॉ करके बजाते बताया करती थी कि मिशन होता है, फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है, और फिर मैं फंक्शंस के अंदर डिवाइड करती थी, डिपार्टमेंट्स बनाती थी। 100 दफा बनाई है मैंने ये डायग्राम क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर तो तकरीबन तुम लोग ये मुझसे बनवाते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? And we all, board of directors and everybody is actually working for achieving the mission. And what is the mission? To earn or to maximize profit, to increase profitability. ठीक है जी, जहां तक कोई सवाल, किसी भी बच्चे को कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना जहन में, तो बेटा पूछ लो। और जो बच्चे मंडे को पेपर दे रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अगर कोई भी सवाल आप में से किसी को भी आता है, मैंने ग्रुप पे तमाम तर बच्चों को अलाउ कर दिया है, तुम ग्रुप पे पूछ लेना, तुम व्हाट्सएप कर देना। मेरी कोशिश होगी कि मैं किस तरह से आपको आंसर कर दूं मंडे से पहले, यानी संडे तक मैं आपको आंसर कर दूं, लेकिन कोशिश करना बिला वजह फालतू में ओवर स्मार्ट बनने के लिए सवाल नहीं करना। जेन्युइन सवाल हो तो देन यू कैन थ्रो योर क्यूरीज, वरना डांट लगेगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं, आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब ये चीज जरा सा समझ लो ऊपर ऊपर से, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन: जॉब मेथड, बैच मेथड एंड फ्लो मेथड। जॉब मेथड का मतलब होता है टास्क को डिवाइड करना विथ रिस्पेक्ट टू जॉब, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब होगी,
तो हमने टास्क को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वर्कर्स और टीम्स with respect to the job they will be doing. बैच मेथड, हम बैच में प्रोड्यूस करते हैं, बल्क प्रोडक्शन पे जाते हैं, पूरा पूरा एक चीज को नहीं प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्राइस जो है वो बेटर हो सके. The task is divided into parts of operation. Each operation is completed with the whole batch before the next operation is performed. The method of production results in labor efficiency but entity needs to ensure that the plant is not idle. The main objective of batch method of production are specialization and high utilization of plant. However, there might be the danger of significant work in progress as completed batch waiting for their turn for the next operation. That is, they are not producing each and every component of a thing, but they are producing in bulk. That will be called as batch. एक बैच कंप्लीट होगा तो दूसरा बैच पाइलअप में आएगा. प्लांट आइडल नहीं चलता है, कुछ ना कुछ कीप ऑन गोइंग, कोई ना कोई बैच प्रोसेसिंग हो रही होती है. दैट इज टू यूटिलाइज द प्लांट मोस्ट एफिशिएंटली. ठीक है, यहां तक किसी इंसान को कोई कंफ्यूजन? और एक प्रोडक्ट को मेक करने के लिए वो डिफरेंट ऑपरेशन के प्रोसीजर से गो थ्रू करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेट्रा पैक मिल्क. तो पहले तो मिल्क को एक जगह उबाला जाता है, फिर आपका वो एल्युमिनियम फॉइल का एक वो जो गत्ता होता है उसके अंदर वो पोर इन होता है, फिर उसको आगे से ऊपर से सील किया जाता है, फिर आखिर के अंदर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट एंड बैच नंबर मार्क लगाया जाता है. एंड दैट इज हाउ इट गेट्स डन. फिर लास्ट स्टेप होता है वो जो क्रेट के अंदर पैकिंग होती है. इज इट क्लियर? एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटेड थ्रू मशीन्स. यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है, कोई सवाल बैच मेथड तक? Inshal, beta, don't thank me. I just did my job and I tried fulfilling all my promises as always. You know, if you promise, I don't promise to break them. So that's what you need to keep in mind. I will tell you, yesterday, and like even since yesterday, I was KNS में मैं थी. Ishal, my niece, वो रोते धोते उन्होंने मुझे फोन किया and I was so worried. मेरा जो खाली एम्प्टी प्लॉट था जिसके बारे में मैं आपसे हमेशा बात किया करती हूँ क्लास में भी. सो देयर वर 2 स्ट्रे डॉग्स. वन वाज अ मामा डॉगी एंड एक डॉगी जो मेल था वो लास्ट बैच का था. सो नाउ मामा डॉगी गेव 8 मोर पपीज. लास्ट तकरीबन एक हफ्ते से मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी. मैं खाना बाहर डाल देती हूँ, वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे आके खा लेती. तो आई थॉट मे बी कि उसका भी नए बेबीज हुए हैं तो शी इज गिविंग टाइम टू देम. और वो झाड़ियों में क्योंकि प्लॉट खाली है तो उसके अंदर उसने अपनी जगह बनाई हुई है, तो वहां छुपी हुई होगी. जस्ट शी मस्ट बी स्केयर्ड और शी मस्ट बी स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स. तो मैंने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसको ढूंढूं मैं. कल इशाल कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक, शी क्राइड दैट उसको लोग लेने आ गए हैं एंड शी इज गोइंग एंड शी विल नेवर कम बैक. आई वाज लाइक, जस्ट स्टॉप देम, आई एम कमिंग. ऑल द वे फ्रॉम तारिक रोड में जल्दी से रश करके आई और मैंने देखा तो यस, उसकी आईज के ऊपर कुछ इंजरी हो गई थी और किसी ने यहाँ मोहल्ले से आईपीएस को कॉल कर लिया था. अच्छा खैर, एनीवेज आई हैव लिंक्स in IPS as well as AACF, Aisha Chandigarh Foundation and IPS is Innocent Pet Shelters. तो अदिल को मैंने फौरन फ़ोन किया तो उसने कहा ठीक है आप इसको आने दो क्योंकि ये अब कंप्लेन मोहल्ले से आ चुकी है. वी विल बी लीविंग द मामा डॉगी as soon as she gets healed up. उसकी आईज दुआ करे बच जाए. खैर एनीवेज वो चली गई है. बट वो जो हेल्दी वाला पपी था ना, वो मतलब जो बड़ा वाला डॉगी था, उसको छोड़ दिया है. वो रात भर रोता रहा है. अब सुबह रात में मैंने उसको खाना डाला, उसने खाना नहीं खाया. अभी सुबह भी मैंने उसको आपकी क्लास से पहले नाश्ता कराने की कोशिश की, वो कुछ खा पी नहीं रहा है बिकॉज ही इज वेरी सैड. उसकी मामा और उसके सारे न्यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर टेकन अवे. सो यू सी, थोड़ा सा जो है यू नीड टू बी. अब वो किसी ने उसको पत्थर मारा, उसको चोट इतनी बड़ी हो गई. सो इट वॉज अ वेरी सैड. उसको जिस तरह से पकड़ा, फिर वो रो रही थी. जब उसको बच्चों को लाके वहां पर उसके पास रखा है ना, तो उस वक्त वो कूल डाउन हुई एंड देन शी वेंट विदाउट a single word. She was with me for past 6 years. She was a stray of course, but I used to feed her. तो वो I'm really upset. Even everyone is like, मैं इशाल, तो we both are very upset. So हम जाएंगे उससे वहां पर मिलने के लिए, but I hope she gets fine. तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पत्थर वत्थर नहीं मारा करें. या
I am actually, attached. I'm an animal lover, so I tried doing something good. तो anyways, वापस आते हैं. तो थोड़ा सा हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले करे, तो ऐसे कुछ हो नहीं, बस अल्लाह करे आई कैन हैव हर बैक. एनीवेज, वापस आते हैं, फ्लो मेथड के ऊपर जाते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लो मेथड. तो फ्लो मेथड के अंदर क्या होता है, अब यही बैच को हम देखते हैं कि कैसे फ्लो करवाया जाता है. दिस इज सेम एज बैच मेथड, बट आइडियल प्रोडक्शन एंड बैच क्यूइंग इज एलिमिनेटेड. In this method, work or task at tone stage is completed, then is directly passed to the next stage without waiting for the remaining stock in the batch. यानी एक चीज कंप्लीट होती है, दूसरी चीज ले ली जाती है. हम पूरे बैच के कंप्लीशन का वेट नहीं करते कि एक बैच कंप्लीट होगा तो दूसरे बैच को पिक करेंगे. ठीक है. इन नेक्स्ट स्टेज वर्क इज स्टार्टेड इमीडिएटली. इन दिस वे आइडियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज कंट्रोल्ड. तो हमारे यहां पर हम वेट वाले चीज में नहीं आते, क्यू के अंदर चीजें डिले में नहीं आती है. तो ये बेसिकली आइडल मतलब हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को खाली आइडल नहीं छोड़ते हैं. तो जो आइडल वाला डिले आता है ना, उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. तो फ्लो मेथड मींस द फ्लो कीप्स ऑन गोइंग. देयर इज नो पोजीशन जहां पर हम प्रोसेस को रोके या डिले लाएं या वेट करें फॉर द फर्स्ट बैच टू गेट कंप्लीटेड. ठीक है जी. एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी. अब थोड़ा सा हम इसके नेक्स्ट पेज पे इसको लुकअप करते हैं. यानी हम आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं. ठीक है. प्लांट आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर दो कि दिस थिंग इज नॉट देयर, बट आई जस्ट वांट यू टू हैव अ नो हाउ कि ये काम हो कैसे रहा है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए सो यू आर एबल टू एक्चुअली आंसर. देखिए, सबसे पहले ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, देखें, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ योर कोर्स. ठीक है. तो अब इसको देखो कि किस तरह से प्लान एंड कंट्रोल किया जाता है. हम प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. थोड़ा सा हमारे पास मजीद क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर देखें, इन्होंने क्या किया हुआ है, एमआरपी का वर्ड यूज किया हुआ है. एमआरपी का मतलब है मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग. हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हमें कितना रॉ मटेरियल स्टॉक करना चाहिए. नीचे देखिए ना, आपके पास यही चीज लिखी हुई है इस लाइन के अंदर, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो इसकी भी तो प्लानिंग होती है कि हमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. दिस इज अगेन अ प्लानिंग. अब हम जाते हैं दूसरे पेज पे, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. अब हम कितना, यानी हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, इक्विपमेंट क्या यूज किया जाएगा, और हमें लेबर कितना चाहिए उस मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए. पहले तो एमआरपी था, पहले हमने रॉ मटेरियल की बात कर ली, उसकी प्लानिंग कर ली. उसके बाद हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे. तो रिसोर्स का जब भी वर्ड आता है उसके अंदर रॉ मटेरियल के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी आता है. आई ऑलवेज रिपीट दिस वर्ड. तो दिस इज व्हाट आई मेंट. अब तुम लोग, क्योंकि आखिरी हिस्से में तो तुम लोग को वर्किंग समझ में आ रही होगी कि देखो, ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर को कंट्रोल करना, मशीन ऑपरेट करना, तो मशीनरी मौजूद है कि नहीं है. दिस इज ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लानिंग मेथड. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? यहां पर सबको क्लियर है? गुड. सही है. चले, अच्छी बात है. ठीक है. तो ये आपको बतानी थी चीजें. एंड देन देयर ईआरपी स्टैंड्स फॉर, अगर ईआरपी का वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इट स्टैंड्स फॉर, देखो,
we cannot predict कि किस तरह से questions आते हैं क्या, so I always try preparing my students 100%. तो ERP की terminology आपको पता होना चाहिए. ERP stands for Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, enterprise का मतलब होता है organization. Organization के अंदर, firm के अंदर, enterprise के अंदर, resource includes both MRP and MRP2. That is raw material as well as labor and the machinery, the equipments. यही लिखा हुआ है नीचे देखो. ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है, यहां तक कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू, देखे अब इस पूरे सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करना इज नॉट दैट नेसेसरी. आई एम जस्ट डूइंग द थिंग जो कि आपके एमसीक्यूज के अंदर आपको हेल्पफुल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां आ जाइए, मेथड्स ऑफ मैनेजिंग ऑपरेशन कैपेसिटी, लेवल कैपेसिटी प्लान, चेज डिमांड प्लान, डिमांड मैनेजिंग प्लानिंग. अब यहां पर क्योंकि प्लानिंग I'm actually not focused onto the production system, I'm trying to explain you with respect to the plan and control. ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है, तो आपके क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा फिरा के रिलेटेड आ सकते हैं. तो जस्ट ट्राइंग टू क्लियर इट फर्दर. लेवल कैपेसिटी प्लान का मतलब क्या होता है? मेंटेन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी एट अ कांस्टेंट रेट. अब प्रोडक्शन कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल, मुझे किसी मशीन को यूज करते हुए 3 लेबर्स को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट विल रिमेन 100. उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी. अगर 100 के बजाय 98 आता है, तो यहां पर हमारी कंट्रोलिंग टीम टेक पार्ट करेगी कि वाई 2 यूनिट्स वर शॉर्ट. देयर वाज प्रॉब्लम इन द रॉ मटेरियल, खराब क्वालिटी का था, या मशीनरी के इक्विपमेंट में कोई खराबी है, एंड दैट इज हाउ द कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस. के डेविएशन आया 2 यूनिट का, तो क्यों आया? चेज डिमांड, डिमांड अचानक से बढ़ गई है, तो हमें प्रोडक्शन इतनी करनी है कि वो हमारी डिमांड को गैप को फिल कर सके, जिसके अंदर हमें अपनी सप्लाई बढ़ानी होगी. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली फोरकास्टिंग, वेदर कॉन्स्ट्रेंट की वजह से फोरकास्ट किया जाता है. इस वक्त अभी यूज ऑफ जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर रिड्यूस्ड. ऑफ कोर्स वेदर जो है वो ठंडा है, तो अब हमें गर्म टी एंड कॉफी की ज्यादा तलब होगी, तो डिमांड ऑफ टी एंड कॉफी विल बी इंक्रीज, तो उसको सप्लाई अकॉर्डिंगली किया जाएगा. तो दिस मस्ट हैव बीन फोरकास्टेड लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर. हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं. ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट प्लानिंग एम्स टू स्टेबलाइज डिमांड. एग्जांपल, सुपरमार्केट में ऑफर डिस्काउंटेड आइसक्रीम ड्यूरिंग द विंटर पीरियड. अब अगर डिस्काउंट लगा दे कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी, जंबो पैक के 2 जंबो पैक के ऊपर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल जाए, तो मैं देखती हूँ कौन ठंड में भी नहीं पीता है. जस्ट टू अवेल दैट सेल, पीपल विल कंज्यूम द कोल्ड ड्रिंक और द आइसक्रीम इवन इन विंटर्स टू कीप द डिमांड स्टेबल. इज इट क्लियर? यहां पर कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? फिर अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक में कवर करूंगी, दैट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द कोर्स, द एंटायर 100% ऑफ द कोर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे कोई भी बच्चा ये या कोई भी ये बात नहीं कर सकता है. ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप इनको सुने, इनके ऊपर तमाम 100% कोर्स कवरेज है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टच द वुड वाली बात आ जाती है कि बिफोर टाइम. ठीक है, अब अगर कोई भी सवाल है, अगले हफ्ते की मैं क्लासेस कॉल करूंगी. वी विल सी, वी विल डिसाइड कि हमें कितनी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं. आप अपने क्वेश्चंस तमाम तर चैप्टर्स से लेकर के आइए. ठीक है, और जिन बच्चों का मंडे के दिन इंशाल्लाह पेपर होगा, आई विश देम ऑल द बेस्ट, गुड लक. बस ये लास्ट टॉपिक मैं आज के लिए कर रही हूं, दैट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. अच्छा, फ्लेक्सिबल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हाईली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है. ये सारी चीजें मशीनरी के ऊपर काम कर रही होती है, which is computer controlled and is capable of producing a large number of parts in a flexible manner. The main benefit of this output can be produced quickly in response to the specific orders. Main features include the ability to change quickly from one job to another job, fast response times, small batch production.
ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कंप्लीट 100% ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, कोई भी लेबर पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है, मशीनरी इज इन्वॉल्व और हम मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर से। ठीक है, ये यूज होता है स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए, और ये बेसिकली बहुत फास्ट होता है, एक बैच एक चीज को कंप्लीट करके दूसरी चीज के ऊपर खुद ही शुरू हो जाता है, दूसरे टास्क को खुद ही शुरू कर देता है। सो दिस इज इट, जो कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के हिसाब से वी हैव डन इट। क्यूइंग थ्योरी अगेन लाइन में लगना, तो इसमें ये हमारा प्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इवन इफ यू सी। सो हियर वी आर डन विद द कंटेंट। देख लीजिए, मैं चैप्टर 9 आपको बता देती हूं। अब यहां से आपका ईएम का पार्ट शुरू हो जाता है, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी चेक होते हैं। अच्छा, क्वालिटी चेक भी, क्वालिटी हम कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी जो है वो बेसिकली आपका टीक्यूएम का पार्ट कवर हो चुका है ऑलरेडी स्टेफन पी रॉबिन्स से। किसी स्टूडेंट को यहां पर रीडिंग करनी है तो वो उसकी अपनी कॉल है, ठीक है। टीक्यूएम अगर आप यहां से कर भी लेते हो, एम्प्लॉय सप्लायर ये लोग सारे और ये कस्टमर सब अपना रोल प्ले करते हैं। यहां अगर आप देख लें, प्रैक्टिसेस होते हैं, आपका काइजन के एमसीक्यूज इसके नाम से आ रहे होते हैं। सो यहां इफ यू वांट मी टू डू इट, इसको भी कर ले। सिक्स सिग्मा हमारे पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट की आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, ये मैं ऑलरेडी बेसिकली कर चुकी हूँ फिजिकल क्लासेस के अंदर। चाहोगे तो मंडे के दिन मैं आपका टीक्यूएम करवा देती हूँ आपको, चलो कोई मसला नहीं, चैप्टर नंबर 9 तक हम कवर कर लेते हैं, एंड दैट विल बी द एंड प्रोबेबली, क्योंकि आप ये देख लें इसके बाद आपका पूरा का पूरा स्टार्ट हो रहा है ईएम का कोर्स करिकुलम, जो कि मैं आपको यही दिखा देती हूँ। चलो मंडे के दिन मैंने अगर चैप्टर 9 प्लान कर भी लिया है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, दैट इज नॉट आवर कंटेंट फ्रॉम नाउ। तो चैप्टर नंबर 9 अगर मैं आपको करा भी देती हूँ, जो कि हम ऑलरेडी वो स्टीफन पी रॉबिन्स में कर चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप इसको करना चाह भी रहे हो तो मैं करवा दूंगी, मुझे प्रॉब्लम करवाने में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोग के पास मंडे को क्वेश्चंस नहीं होंगे, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 हियर, बट 9 इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर टू बी कवर्ड। बेंचमार्क सेट करना हम सब कर चुके हैं, हमने सारी चीजें ये कर ली हैं, ठीक है। ये हमने डिफरेंट ऑथर्स का राइटिंग का और हेडिंग डालने का तरीका फर्क होता है, कंटेंट रिमेन्स सेम। और इंशाल और जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, खुदा के लिए तुम लोग ये चैप्टर के जो आखिर में एमसीक्यूज हैं इनको देख के जाओगे। ये जो आंसर्स यहाँ पर हैं, तो ऑफ कोर्स एमसीक्यूज यहाँ पर इसके चैप्टर के शुरू में हैं, इन एमसीक्यूज को देख के जाओ, ये वाले जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने तुम लोगों से कुछ चीजें शेयर कर दी थी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सो यू विल बी फॉलोइंग ऑल दोज एमसीक्यूज, और तुम्हारे जो मॉक खुल गया होगा यकीनन, मॉक की प्रैक्टिस आप करके जाइए। ये 2-2 मार्क्स वाले एमसीक्यूज हैं, इनको देख करके जाइए। और आपका सीमा का स्टडी टेक्स्ट का जो चैप्टर राउंड अप है, डोंट फॉरगेट टू डू द चैप्टर राउंड अप्स, डोंट फॉरगेट टू डू द चैप्टर राउंड अप्स ऑफ दैट बुक, ठीक है इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू फवाद, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक बच्चा और भी है जो पेपर दे रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, सो बैड विद देम। ओके, सो एनी फर्दर क्वेश्चंस या कोई भी चीज है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। चैप्टर 9 जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको टीक्यूएम का चैप्टर, चलो अगर यहाँ से मैं करवा देती हूँ तो दैट वी विल डू इट ऑन मंडे, वी आर ओके विद इट, वी विल डू इट, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सो हियर आई एंड द क्लास टुडे। एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी, कोई भी चीज, कोई सवाल, कोई कोई आइडिया? Thank you. Actually, inshallah, I have the sinus issue. I'm not going for the operation. मुझे मतलब मैं स्टीम ले रही हूँ, मैं स्प्रे ले रही हूँ, यू नो थोड़ा सा ये वियर्ड हो जाता है, बट
ऑलराइट, नाउ इन्होंने कुछ मोहम्मद नईम ने कहानी लिखी हुई है। इतना बड़ा सवाल क्या लिख दिया बेटा। मैम आई बिलोंग टू, ओके फाइन, आई हैड टाइमली सबमिटेड द स्कैन कॉपी ऑफ द एग्जाम फॉर्म एंड रिस्पेक्टिव कैंपस बट दे आर सेइंग दैट द रिसीव्ड one day later. They are saying we are unable to do anything. My admit card have not been issued. I called head office several times, but they are rejecting my call considering it unknown. I had never visited Karachi ever. I am in Islamabad campus. Please, ma'am, help. Please. You teach in head office campus. Please forward my message to solve my problem of my admit card. I could easily sit in March if there is any problem, but I had arranged fee with a great difficulty and I can't afford wasting it. Please, ma'am, for the sake of your, my God, I shall be Mohammed Naeem, my registration number. All right, let me have a look at it. बेटा असल में this is all the admin thing. यहाँ पर मेरी कोई कॉल नहीं होगी. And I will be honest, यहाँ पर मोहम्मद नईम, I would really like to help you. बट होता क्या है कि ये हमें अपने एडमिशन लोगों के लिए जो है ना, ये दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम एक्चुअली इफ यू सी. तो आई विल ट्राई लुकिंग इनटू इट बट नो प्रॉमिसेस. ठीक है, मैं जरा सा इसके ऊपर मालूम कर लेती हूँ बिकॉज ये एडमिट कार्ड इशू करना और ये सारी चीजें, ये मुझे पता भी नहीं है कि क्या होगा. मैं अपने एडमिन डिपार्टमेंट में जो भी कंसर्न पर्सन जिनको मैं जानती हूँ, आई विल ट्राई टू हैव अ फॉलो अप विथ हर, बट एक्चुअली आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एंड आई एम नॉट इन दिस सिचुएशन टू हेल्प यू विद दिस बिकॉज देखिए, एक तो ये कराची का, आप इस्लामाबाद कैंपस में हो. So what I can advise you is to visit your campus and request those people, because अगर वो take up करेंगे आपका matter तो maybe this can be sorted out. Because मैं I will try. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपके इस मैसेज की पिक्चर ले ली है and I will be talking about it with a concerned person जो कि मेरे जानने में concern है, but this is actually not my call or my domain. ठीक है नईम, I really feel bad about it और I hope whatever is good for you happens. ठीक है, तो थोड़ा सा हमें डेडलाइंस वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें एक दिन के बाद रिसीव हुआ है तो क्या वो बीच में एक दिन का क्या हुआ, आप पर्सनली विजिट कर लेते और सबमिट करवा देते. आप ये कह रहे हो कि आपने टाइमली किया है तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये जो एडमिन के लोग होते हैं ना, they never do unfair with anyone. This is what we know as a person. Even I avoid being unfair with any of the student or anyone. तो कोई भी जानबूझ के unfair नहीं हो रहा होता है. अब मैं नहीं जानती कि यहाँ पे क्या फ्लॉ हुआ है, but I will try and look into it. ठीक है, anything else? Okay जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा और मंडे को मुलाकात होती है. चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं और बाकी लोगों को गुड लक. ठीक है, थैंक यू.